न्यूज़ स्टूडियो नेटवर्क के खास कार्यक्रम शख्सियत विशेष में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ मौजूद हैं देश की जानी मानी जर्नलिस्ट शिवांगी ठाकुर जी, जो जी न्यूज़ में से कार्यरत हैं और अभी यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसके स्पेशल कवरेज में ये गई थी। उनसे बात करते हैं कि चूँकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, ये भी जर्नलिस्ट हैं, तो एक बहुत अद्भुत संयोग है कि हम लोग दोनों लोग जो दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, आज इस इंटरव्यू में दोनों लोग जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि वार जर्नलिज्म, हालांकि यहाँ बरेली में एयरबेस भी है और यहाँ पे छावनी भी है, तो यहाँ पर स्पेशल वो लोग कोर्सेज भी करते हैं। आप जब यूक्रेन गए थे तो सबसे पहले मन में क्या आ रहा था? देखिए, सबसे पहले मन में तो ये आया था कि हम वॉर जोन में जा रहे हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि आप खुद तय करते हो कि आपको वहाँ जाना है, किसी ने आपको फोर्सफुली नहीं भेजा। और आप जर्नलिस्ट हैं, आप मेरी मनस्थिति समझ सकते होंगे कि जब खबर होती है, जहाँ खतरा होता है, हम लोगों को आगाह करते हैं कि आप वहाँ ना जाएं, और हम भीतर तक जाते हैं ताकि आपके लिए सटीक खबरें लेकर आएँ। तो डर से ज़्यादा मैं कहूँगी कि उत्साह था, जब तक मैं वहाँ पहुँची नहीं थी। पहुँचने के बाद तो जाहिर तौर पे डर तो लगता ही है आपको, लेकिन खबर पहुँचाना हमारा काम है, सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। जी, अमूमन हम लोग भी यही करते हैं, जब दंगा होता है तो बाकी सब लोग दूसरी तरफ भागते हैं, हम लोग जहाँ पर हो रहा होता है वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले लोगों को बताना होता है कि वहाँ पर एक्जैक्टली हुआ क्या था। तो मैं बेसिकली अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहूँगा कि वॉर जोन में जर्नलिज्म करना और एक जनरल जर्नलिज्म, दोनों में कितना डिफरेंस है और क्या क्या चुनौतियाँ वहाँ पर आती हैं साहब? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती वॉर में आपको ये आती है कि आपको, जैसे अब हमारे देश में अगर वॉर हो तो आपके लिए सहूलियत होगी कि आपको भाषा आती है, लेकिन मैं जहाँ थी वो यूरोप की एक ऐसी कंट्री थी जहाँ अंग्रेज़ी भी बहुत मुश्किल से बोली जाती थी। तो भाषा हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। युद्ध एक तरफ चल रहा था, लेकिन हमारी लड़ाई भाषा के साथ थी। लोगों से बातचीत हम नहीं कर पाते थे। किसी को अगर समझाना भी हो कि आप प्रेस से हो तो वो बड़ी दिक्कत होती थी। तो शुरुआती दौर में तो हमें बहुत मुश्किल झेलनी पड़ी। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया कि वहाँ की भाषा और कुछ शब्द, जैसे मैं प्रेस से हूँ, वो यूक्रेनियन में कैसे कहेंगे, उन सब चीज़ों को सीखा। उसके बाद आपको इलाका समझना होता है कि कहाँ पे वॉर चल रहा है, आप वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। हमने देखा कि कई लोकल जर्नलिस्ट नहीं जाते थे, पर हम लोग कोशिश करते थे। हमने दिल्ली, नोएडा, आगरा बना दिया था। हम गाड़ी लेके निकलते थे, जैसे यहाँ रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं। और यकीन मानिए, वॉर में आपको इतनी अनगिनत स्टोरीज़ मिलेंगी, हर जगह ही स्टोरी है। अगर आप एक पत्रकार के व्यू से देखें, ठंड की मार थी, ठंड बहुत ज़्यादा वहाँ पे आपके लिए, क्योंकि कैमरा पे हम काम करते हैं तो आपको पता है ज़्यादा देर तक कैमरा ऑन रहता है, ठंड में तो कैमरा बंद हो जाता है। आप खुद एक बार दो बार पीस टू करेंगे, अगर ज़्यादा टेक हो गए तो आप खुद ठंड से बात नहीं कर पाएंगे। लेयर अप होता है। आप यकीन मानिए कि हम अपने बॉडी पे 40 किलो के आसपास कपड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट, और वो आपको पूरे समय पहनना है, क्योंकि आप पूरे समय यात्रा कर रहे हैं। खाने की दिक्कत, आपका शरीर खाना मांगता है लेकिन खाना नहीं है। पानी की दिक्कत, हमें शुरुआती दौर में सारी पाइपलाइंस जो है वो ध्वस्त हो चुकी थी, तो पानी नहीं मिल रहा था, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन सुकून तब मिलता था जब हम अच्छी स्टोरी कर पाते थे, लोगों की कहानियाँ जो हैं हम कैमरे के ज़रिए कह पाते थे। एक सवाल मेरा ये है कि दीपक सरवसे जी ने जब बार में रिपोर्टिंग की थी कारगिल में, तभी से उनको पहचान मिली और आज इस मुकाम तक वो पहुँचे हैं। एज ए फीमेल आप जब जा रही थी तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? जैसे आपने बताया कि वहाँ पर खाने की समस्या है, पानी की समस्या है, और दूसरे देश में जाने के बाद में अगर आप युद्ध में जा रहे हैं तो एक बड़ा चैलेंज होता है कि पता नहीं वापस भी लौट कर आएंगे नहीं आएंगे। किस तरह से आपने उन लोगों को किया और किस तरह से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया? देखिए, आपको बता दूं, मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को, खासकर मेरे मॉम डैड को, स्टेटस और बाकी सब चीज़ों पे ब्लॉक कर रखा था। मैं स्टोरी की टाइमिंग्स उनको नहीं बताती थी, क्योंकि हम स्टोरी करते हैं तो आपको पता है बैकग्राउंड में बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन वो स्टोरी छोटी कट के और आराम से जाती है। तो मैं कोशिश करती थी कि उन्हें पता नहीं चले कि मैं कितनी मुश्किल इसमें काम कर रही हूँ। एक पत्रकार की, हम कहते हैं ना कि एक सिपाही और एक फ़ौज में जो व्यक्ति होता है उसका स्ट्रेंथ उसकी फैमिली होती है। तो हमारी भी स्ट्रेंथ हमारी फैमिलीज़ है। उनको पता है कि ये लोग किसी की नहीं सुनेंगे, ये जाएंगे ही, ये बाहर रहेंगे ही। शुरुआत में तो ऐसा होता था, जब हम जर्नलिज्म में आए थे तो आपको घर में या आपके रिश्तेदारों के यहाँ शादी होती थी तो कॉल करके बुलाया जाता था, आपको पूछा जाता था कि आप पहुँचेंगे। फिर एक दौर ऐसा आया कि आपको इन्विटेशंस आने बंद हो जाते हैं, और उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि अगर आप पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 90% हम लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो घर वालों का रिएक्शन, घर वाले हैं वो फिक्र तो करते हैं, पर जब मैं वापस आई तो वो गर्व भी बहुत महसूस कर रहे थे। जी,
किस तरह से वहाँ अलर्ट रहना पड़ता था? जैसे आपने भी बताया था कि रात को भी कपड़े पहनकर सोना है या फिर बंकर में रहना है, तो किस तरह से पूरा एक लाइफस्टाइल रहता था वहाँ पर? देखिए, यहाँ से जाने के बाद सबसे बड़ी समस्या होती थी यूक्रेन में एंटर करना। जैसे आप अगर इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके पहले अगर जाते तो 8-9 घंटे की जर्नी होती थी, लेकिन यूक्रेन एंटर करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया था। हम यहाँ से पहले दुबई जाते थे, दुबई से फिर पहली बार जब हम एंटर किए तो हंगरी गए। हंगरी से हमने ट्रेन की एक जर्नी कवर की एक रात की, उसके बाद फिर वहाँ से गाड़ी लेके फिर आगे लगभग 5 से 6 दिन हमें प्रॉपर कीव जो यूक्रेन की राजधानी है वहाँ पहुँचने में लगते थे। और वहाँ से जो जहाँ पे एकदम बैटल ग्राउंड है, इन सब एरियाज़ में पहुँचने में 4 से 5 दिन लगता था। तो हमने ऑफिस को कह रखा था कि अगर हमें आप इंडिया वापस बुलाना चाहते हैं तो कम से कम 10 दिन पहले बताएं, ताकि हम जहाँ भी जिस कोने में भी हैं यूक्रेन के वहाँ से कीव आएँ, कीव से फिर वापस आएँ। दोबारा जब हम गए तो पोलैंड होके गए, और आप जैसे जो जानते हैं रोमानिया, स्लोवाकिया, ये एरियाज़ थे जहाँ ऑपरेशन गंगा हमने कवर किया था, हमारे भारतीय छात्र वापस आए थे जी। तो डिफ़िकल्टी थी जाने में। उसके बाद लैंग्वेज बैरियर, खाना आपके पास नहीं है, ठंड के कपड़े पर्याप्त हमारे पास नहीं थे, दुकानें बंद क्या कहूँ मैं, ध्वस्ती थी, तो बहुत मुश्किल था, कपड़े नहीं थे। हमने कई बार कपड़े मांग मांग के पहने हैं, जो लोकल्स थे वो बहुत मदद करते थे तो उनके कपड़े मांग मांग के पहने हमने। उसके अलावा अलर्ट रहना, फ़ोन पे हमेशा हम देखते रहते थे कि एयर रेड सायरन्स कब बज रहे हैं, कब हमें अलर्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही एयर रेड सायरन्स बजते थे तो हमें बंकर में जाना होता था। और एक बार आप बंकर में चले गए तो आपको पता नहीं कि आप कितने घंटे बाद वापस ऊपर आएंगे। तो शुरुआती दौर में तो बहुत अजीब लगता था कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कुछ किताबें खरीदी और कैमरामैन ने भी अपने लिए कुछ न कुछ एक्टिविटी रखी, और जब हम घंटों बंकर में होते थे तो किताब पढ़ते थे या फिर स्टोरी देखते थे या फिर कुछ डाउनलोड किया हुआ है, कोई रिपोर्ट है तो वो पढ़ते थे, तो ऐसे ही अलर्ट रहते थे। लगभग कितने दिन रहे आप वहाँ पर इस रिपोर्टिंग के लिए? मैं पहली बार मैं ऑपरेशन गंगा कवर करने गई थी हंगरी, फिर पोलैंड, फिर यूक्रेन, तो लगभग 2.5 महीने वो पूरा यूरोप जब शुरुआती दौर में था युद्ध था, और अभी जब 1 साल पूरा हुआ तो मैं पूरा 1 महीने वहाँ रह के आई हूँ, और परिस्थिति क्या है वो दिखाने की कोशिश हमारे की। दर्शकों को यूक्रेन में बताइए कि मैं प्रेस से हूँ। हाँ, यूक्रेनियन में मैंने ये ज़रूर सीखा था कि अगर आपको कहना है कि यूक्रेनियन में आई एम फ्रॉम प्रेस, तो आपको कहना होगा मोय ज़ प्रेस, यानी कि आई एम फ्रॉम प्रेस, तभी आप बच सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को अगर लैंग्वेज समझ नहीं आएगी तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। जी, अभी ये बताइए कि आज आप बरेली में हैं, ये बहुत अच्छा शहर है, मतलब अपने शहर को अच्छा ही कहूँगा, आपको कैसा लगा ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, और तालीम और तरबियत जिस कार्यक्रम में आप यहाँ पर आए हैं, आप एज ए जर्नलिस्ट, जैसा कि मुझे जफ़र साहब बता रहे थे कल रात 9 बजे का बुलेटिन भी आप पढ़कर आए हो, तो कैसे बच्चों को आप चाहते हो कि बच्चों को क्या ऐसी तरबियत दी जाए कि वो पढ़ाई के बाद रोज़गार देने वाले भी बन पाए? बिल्कुल, देखिए बुलेटिन नहीं, लेकिन मैं किसी और काम में व्यस्त थी और इसके बाद भी मुझे तुरंत किसी काम में जाना है, लेकिन जब ज़फ़र जी का कॉल आया और मैंने इस इनिशिएटिव के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि क्यों ना इसका हिस्सा बना जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप हमारे आने वाली नस्ल को कुछ ऐसा दे रहे हैं जो शायद और कोई नहीं दे पा रहा है। तो मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनी हूँ, और बरेली में पहली बार आई हूँ। आते ही मैंने सबसे पूछा भी कि हाँ क्या ऐसा खास है जो देखा जाए या ले जाया जाए, तो जितना समय अभी तक कुछ घंटे मैंने यहाँ बिताए हैं और अभी तक तो बरेली मुझे भाया है, और लेट्स सी। बरेली में महिलाओं के लिए मैं आपको बता दूं कि झुमका और सुरमा दोनों ही यहाँ के खास मैं कोशिश करूँगी जाते वक्त ले जाने की। मैं अपने साथी कुलभूषण जी से भी आग्रह करूँगा कि आपको ज़रूर उपलब्ध कराएं। थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। तो ये शख्सियत विशेष में आज जी न्यूज़ की सीनियर एंकर शिवांगी ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद थी, और उन्होंने बताया कि किस तरह से युद्ध पत्रकारिता में कितने बड़े चैलेंज होते हैं पत्रकारों के सामने, और उस अपने बिजी शेड्यूल में से आज वो बरेली जैसे शहर में आई हैं और बच्चों को तालीम के साथ तरबियत देने के लिए वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे उनका ये कदम बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। थैंक यू।